हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। और यहाँ पे मैं आपको गणित पढ़ा रहा था यूपी बोर्ड 10वीं मीडियम के अनुसार। और काफ़ी सिलेबस हमारा हो चुका हुआ है और अभी हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको अंग्रेजी की भी क्लासेस कराई जा रही है। तो जो आपको अंग्रेजी और मैथ्स के पुराने वीडियो हैं, आप जाके हमारे चैनल पे पीछे जाके देख सकते हैं। इसमें पुरानी वीडियोस भी काफ़ी डाल रखी है मैथ्स की, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। तो सारे वीडियो आप देखें, एक एक चैप्टर वाइज यहाँ पे कराया गया है आपको। और लगभग सारे मैंने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अगर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको आते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन आता है वो किताब से बाहर का नहीं आता है। थोड़ा मोड़ा कभी कभी डेटा चेंज कर देता है, जैसे नंबर चेंज कर देगा, 2 के बदले 4 कर देगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है। तो दोस्तों आइए हम अपने मेंसुरेशन की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारा मेंसुरेशन का तीसरा या चौथा क्लास होगा। तो दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं और आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो कल जो कराया था उसी पे बेस्ड रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था हमारा। और जो मैंने क्वेश्चन उठाया वो आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 13.3 जो प्रश्नावली है उसका 5वां नंबर ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो आप किताब में अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यही क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने आपको जैसा बताया था कि मेंसुरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फार्मूला। अगर फार्मूला आपको याद है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, फार्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो जितने फार्मूले यहाँ पे आपको बताए गए हैं, या फिर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप किताब से भी देखिए या वीडियो में पहले जाके देखिए। पहले आपको फार्मूला याद करना है। अब फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा कैसे याद होगा, तो फार्मूला रटना नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। क्वेश्चन आप जितनी ज़्यादा करोगे उतना आप फार्मूला लिखोगे और फार्मूला याद होगा। ऐसे तो मैं आपको रोज़ फार्मूला बताता हूँ शुरू से, लेकिन फिर भी आपका काम है रोज़ उसे याद करना। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे और समझते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि एक आकृति को दूसरे आकृति में हम चेंज करते हैं तो दोनों आकृति की क्या आयतन सेम रहती है। मतलब कोई भी एक आकृति है उसको मैंने दूसरे आकृति में बदल दिया, उसको पिघला कर या कैसे भी, तो उसका आयतन सेम रहता है। तो यहाँ भी इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक बेलन दे रखा है, ये एक बेलन बना हुआ है, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कहने का मतलब कि रेडियस 12 सेंटीमीटर दे रखा है। इस बेलन में, पूरे बेलन में आइसक्रीम भर रखा है। दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे इस पूरे, ऐसा क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मैं आपको यहीं पे बहुत आसानी से समझा सकता हूँ कि एक बेलन है, आप समझ लो। ये बेलन की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इस पूरे बेलन में आइसक्रीम भर रखा है दोस्तों। अब कह रहा है कि इस बेलन में से आइसक्रीम निकाल के हमें इन शंकु में भरना है। एक शंकु है, यहाँ पे एक शंकु का मैंने फिगर बनाया है। क्या करना है कि ये सारे जो पूरा आइसक्रीम है इसमें से निकाल के शंकु में भरना है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऐसे ऐसे कितने शंकु लगेंगे। ये मैंने एक शंकु का फ़ोटो बनाया है दोस्तों। ये पूछ रहे हैं कि ऐसा ऐसा कितना शंकु लगेगा अगर हम पूरा आइसक्रीम इस बेलन का निकाल के शंकुओं में भरते हैं। तो ये दोस्तों आपको पता करना है। तो मैंने आपको क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेंगे तो आपको आयतन को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो हम क्या करेंगे, ये बेलन का जो आयतन है, बेलन का जो आयतन होगा वही पूरे आइसक्रीम का आयतन हो जाएगा। उसको हम बराबर कर देंगे एक शंकु का आयतन। लेकिन ऐसे ऐसे कितने शंकु होंगे, मान लेते हैं कि n शंकु होंगे, तो हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहले तो दोस्तों ये बेलन है और बेलन का आप लिखो दोस्तों बेलन, और बेलन का आयतन किसके बराबर होगा दोस्तों, यहाँ क्या है दोस्तों, शंकु। शंकु, और शंकु को आप क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। अब मैं बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला लिखता हूँ। बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, पाई r² h होता है। और शंकु का वॉल्यूम का जो वॉल्यूम कहने का मतलब आयतन जो होता है वह होता है 1/3 पाई r² h। यहाँ पे दोस्तों आप h1 कर दो, यहाँ पे r1 कर दो, यहाँ पे r2 कर दो, h2 कर दो, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये हो गया फार्मूला, ये तो हो गया फार्मूला कि यही फार्मूला यहाँ पे यूज होना है। तो चलिए हम अपने वैल्यू को पुट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस वाले केस में हम बात करेंगे दोस्तों, तो हमारा h1 कितना हो जाएगा,
H1 हो जाएगा 15, R1 कितना हो जाएगा 12, R1 है हमारा 12। इस वाले केस में हम बात करते हैं तो हमारा H2 कितना हो जाएगा, ये दे रखा है 12, और R2 कितना दे रखा है दोस्तों, R2 दे रखा है 6, तो R2 हो गया हमारा 6। अब इसी डाटा को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास दे रखा है पाई। अब एक बार आप समझ लें करना क्या है इसमें। अब मैंने क्या बोला कि इसमें से जितना भी आइसक्रीम निकालेंगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे शंकु उसको भर पाएंगे। तो हम मान लेंगे ऐसे कितने शंकु है, n शंकु। तो हम लिख देते हैं पाई R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू n। हमने मान लिया कितने शंकु निकालने हैं, शंकुओं की संख्या निकालनी, तो हमने मान लिया n शंकु इंटू 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, जितना इसमें से आइसक्रीम निकालेंगे ऐसे ऐसे बहुत सारे शंकु होंगे उनमें डाल देंगे। तो हमने मान लिया कितना शंकु, n शंकु होगा दोस्तों, n से हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई। अब हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। ये हो गया पाई, R1 का मान कितना है, R1 का मान 12 है, तो हमने लिख दिया 12, और 12 का करना है स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर। H1 का मान दे रखा है 15, तो आप लिख दो यहाँ पे 15 बराबर n हमें निकालना है 1/3 पाई R2 कितना है 6, और 6 का करना है हमें स्क्वायर, और H2 कितना है 12, तो हमने लिख दिया 12। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है दोस्तों। तो 3 को आप 12 से काट दो, ये हो गया हमारे पास 4। अब हम लिखते हैं n, ये हो गया पाई, तो इसके लिए पाई 6 का स्क्वायर लिख दो दोस्तों। 6 का स्क्वायर होता है 36, ये मल्टीप्लाई में सारा जा रहा है, और इधर ये हो गया 4, तो हमने लिख दिया 4। इधर आपके पास दे रखा है दोस्तों पाई और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 15 को करना है इससे गुना, तो हमने कर दिया 15 को गुना। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 36 को 4 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 144। पाई हमारे पास पाई ही लिख देंगे, और यहाँ n है तो हमने लिख दिया n। इधर लिख देते हैं दोस्तों पाई इंटू मल्टीप्लाई में 144 गुना 15। अब आप देख पा रहे होंगे कि पहले तो पाई से पाई को काट दिया हमने, इस 144 से 144 को काट दिया, तो हमारे पास बच गया n का मान कितना आ गया 15। तो यही हमारा आंसर हो गया। हमें क्या निकालना था कि ऐसे कितने शंकु लगेंगे जिसका त्रिज्या 6 होगा और ऊंचाई 12 होगा। तो ऐसे ऐसे कितने शंकु हमने निकाल दिए, 15 निकाल दिए। तो हमने कंसेप्ट क्या यूज करा है, हमने ये याद रखना होगा। तो कंसेप्ट दोस्तों हमने ये रखा कि आयतन जो होगा जितना हम इधर निकालेंगे उतना इधर बराबर होगा, मतलब दोनों तरफ आयतन को हम कर देंगे बराबर और फॉर्मूला लगा देंगे। तो बस इतना ही कंसेप्ट यूज करना था। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, बस आपको समझना है पहले क्वेश्चन और फिर उसे सॉल्व करना है। दोस्तों हमारे पास 3 गोला दे रखा है। एक गोला दे रखा है जिसकी त्रिज्या 6 है, दूसरा गोला दे रखा है जिसका त्रिज्या 8 है। ये भी आपके एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन है, आप बुक खोल के देखोगे तो आपका ये क्वेश्चन मिल जाएगा। हो सकता है आपसे ये बने नहीं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तीसरा गोला है जिसका त्रिज्या है 10। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन तीनों गोला को पिघला कर एक चौथा गोला बनाया गया है। एक चौथा गोला जो बनेगा इन सबसे बड़ा बनेगा दोस्तों। इन 3 गोला को जब हम मिलाएंगे, पिघला के एक बड़ा गोला बनाएंगे, तो ये तो समझने वाली बात है कि चौथा गोला जो है वो इनसे बड़ा ही होगा। तो इससे जो बड़ा गोला होगा उसका हमें त्रिज्या निकालना है। तो मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, आयतन को बराबर कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन 3 गोलों का आयतन बराबर करना होगा। किसके आयतन के बराबर, चौथे गोले के आयतन के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले कि ये जो गोला है इसका त्रिज्या है R1 जो कि दे रखा है 6। इस वाले गोला का त्रिज्या मान लेते हैं R2 जो कि दे रखा है 8। इस वाले गोला का त्रिज्या मान लेते हैं R3 जो कि दे रखा है 10। अब हम आगे इसी तरह हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला दोस्तों कि इन तीनों का आयतन जोड़ देंगे और जो आयतन आएगा वो चौथा जो गोला बनेगा उसके आयतन के बराबर होगा। तो आइए हम यही काम करते हैं दोस्तों। तो हम लिखते हैं गोले का आयतन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई R3। ये बस फार्मूला की तरह मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपको फार्मूला समझ में आ जाए कि यही फार्मूला यूज होना है।
गोले का आयतन क्या होता है, कोई भी एक गोला है दोस्तों, उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 इंटू पाई इंटू त्रिज्या का पावर 3। तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज होना है। चलिए अब हम इस फार्मूले को यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले गोले का आयतन कैसे लिखेंगे दोस्तों, पहले गोले का आयतन लिखेंगे 4/3 पाई r1 क्यूब। दूसरे गोले का आयतन कैसे लिखेंगे दोस्तों, 4/3 पाई r2 क्यूब। ऐसे ही तीसरे गोले का आयतन क्या हो जाएगा इस वाले का दोस्तों, 4/3 पाई r3 का क्यूब। ऐसे ही अब हमारे पास एक चौथा गोला बनना है दोस्तों, उसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई। अब r को आप यहाँ पे मान लो r4, तो मैंने मान लिया कि r4 और उसका क्या होता है, क्यूब होता है, क्योंकि फार्मूला में हमारे क्या है, r का क्यूब। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इसी चीज़ को हमें यूज कर देना है। अब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 4/3 पाई सब में कॉमन आ रहा है, तो 4/3 पाई हमने ले लिया कॉमन। अब अंदर क्या बच गया, r1 क्यूब, अंदर बच गया r2 का क्यूब, अंदर बच गया r3 का पावर 3, और इस साइड क्या बच गया दोस्तों, 4/3 r4 का पावर 3। तो यही आपका बच गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सीधा सीधा अपने r1 r2 r3 का जो मान दे रखा है हम डाल देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लिख दो आप 4/3 पाई r1 क्यूब, r1 का क्यूब मतलब क्या होगा दोस्तों, 6 का क्यूब, r2 का क्यूब मतलब 8 का क्यूब। अब r3 का क्यूब, r3 कितना है आपका 10, तो हम लिख देंगे 10 का क्यूब। इधर हमारे पास क्या होगा दोस्तों, 4/3 पाई r4 का क्यूब, जो हमको जिस गोला का त्रिज्या निकालना है उसको हमने क्या माना है, r4 माना है, और r4 ही हमने निकालना है। अब तो हमें बस कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ 4/3 से 4/3 कट गया, पहले इस पाई से इस पाई को हमने दिया काट। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन आप इस क्वेश्चन का इसी तरह करेंगे ताकि आपको कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े और आंसर आप आसानी से निकाल पाएँ। तो चलिए हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सब का क्यूब करना है। तो आपको 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है मतलब 6 के पावर 3 होता है दोस्तों 216। 8 का पावर 3 कितना होता है दोस्तों, आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, ये तो सिर्फ गुना करना है तो कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 8 का क्यूब डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, जो कि होता है दोस्तों 512। अब 10 का क्यूब मतलब 10 को 3 बार गुना करेंगे तो ये तो सीधा 1000 होता है। और इधर हमारे पास कितना बच गया, इनको सॉल्व करके दोस्तों ये आ गया। इधर बच गया हमारे पास r4 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे भी लिख सकते हैं r4 का क्यूब, ऐसे हो गया। अब इन सब को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ गया 6 2 8, इधर 1 और 1 2, इधर 5 6, कितना बच गया दोस्तों, 5 और 2 7, और इधर 1 का 1, तो ये हमारे पास बन गया 1728। और इधर हमारे पास दे रखा है r4 का क्यूब। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि 1728 किस नंबर को 3 बार गुना करके आता है, तो 12 होता है दोस्तों। 12 का क्यूब करेंगे मतलब 12 को आप का पावर 3 करेंगे तो ये आ जाता है दोस्तों आपका 1728। ठीक है दोस्तों, 12 का स्क्वायर जो होता है मतलब 12 का पावर 2 होता है 144, और 144 में फिर से 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 1728। मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। 144 को 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 288, और ये हो जाएगा 144 8 8 4 12 के 2 80, 4 2 6 1 7, और ये 1728। तो 1728 क्या होता है दोस्तों, 12 का क्यूब होता है, मतलब 12 को हम 3 बार गुना करते हैं तो 1728 आता है। इधर हमारे पास बच गया r4 का क्यूब। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 3 से 3 एक कैंसिल हो जाता है। कैंसिल क्या होता है आप सीधा समझ लो दोस्तों, बराबर हो जाता है। तो 3 और 3 से कैंसिल हो गया, और r4 का मान हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, r4 का मान आ गया हमारे पास 12। तो यही हमारा हो गया आंसर कि r4 हो गया हमारा 12। मतलब इन 3 गोले को मिला के पिघला कर जो चौथा गोला बना उसका त्रिज्या कितना आ गया दोस्तों, वो चौथा गोला जो r4 बना था उसका त्रिज्या आ गया 12। अब 12 सेंटीमीटर में आया था, आप देख सकते हैं। तो चौथा गोला बना उसका त्रिज्या है 12, मतलब चौथा जो गोला बनेगा इन तीनों को पिघला के वो इन तीनों से बड़ा होगा। बड़ा होना भी चाहिए दोस्तों, ये तो कॉमन सी बात है कि जब 3 अलग अलग छोटे चीज़ को पिघला के बड़ा चीज़ बनाएंगे तो वो इन तीनों से बड़ा बनेगा।
तो इसीलिए दोस्तों इसका त्रिज्या 12 आया है, जो तीनों से बड़ा आया है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। और फिर से मैं आपको इस कंसेप्ट को समझा देता हूँ ताकि क्वेश्चन करने में कभी भी आपको कोई दिक्कत ना आए दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्लास कहने का मतलब आपको 12th में या फिर बाद में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उस समय भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन ज़रूरी आते हैं। मेंसुरेशन चैप्टर में ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है इस टाइप का कि कोई भी एक गोले को पिघला के कोई शंकु बना दिया, या फिर ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें एक फिगर को कन्वर्ट करते हैं हम दूसरे फिगर में, मतलब एक को पिघला के दूसरा कुछ बना दिया। या जैसे कि पिछला वाला क्वेश्चन आप देखें, ये क्वेश्चन तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। ये एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, आप रेलवे का एग्ज़ाम देंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है इसमें। फिर से एक बार आप समझ लें कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखेंगे, आपको करना क्या है, आपको आयतन को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम अगले क्लास में मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ। आपका मेंसुरेशन कंप्लीट हो चुका है। मेंसुरेशन में कोई सा भी ऐसा फिगर नहीं बचा है और कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है जो आप किताब में देखेंगे वो आपसे अब नहीं बनेगा। अगर आपने यहाँ पे 4 जो क्लास कराई गई है मेंसुरेशन की, आपने चारों देखा है, और चारों में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं दोस्तों, आपको हर क्लास में आप मान लो दोस्तों 3-4 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, तो ऐसे ऐसे करके 16-15 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इतने क्वेश्चन आप कर लेते हैं और उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बाकी रहते हैं किताब में। आप अगर हमारे किए हुए क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन किताब में नहीं बचेगा दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ, जो आपसे नहीं होगा। सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। तो करना क्या है मेंसुरेशन में, आपको मेंसुरेशन एग्ज़ाम में दोस्तों आना ही आना है पक्का, ये तो पता ही है नए सिलेबस के अनुसार, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बस आपको करना क्या है कि फार्मूला याद करने हैं। पहले आपको सारे फार्मूला आपको क्वेश्चन के सहित याद करने हैं। पहले एक बार फार्मूला आपको एक कॉपी में एक जगह लिख लेना है। मेंसुरेशन चैप्टर दोस्तों पढ़ते कैसे हैं कि सारे फार्मूला को पहले एक कॉपी में लिख दो एक जगह, किताब में मत रखो। किताब में आप ऐसे याद नहीं कर पाओगे। पहले एक पेज पे या कॉपी पे लिख लो, फिर रोज़ उसको एक आध बार देखते रहो, फिर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। तो क्वेश्चन बनाओगे दोस्तों तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ जो मैं आपको जैसे फार्मूला लिखा मैंने इस गोले के आयतन का, तो मैं कहीं से भी देख के नहीं लिखता हूँ दोस्तों। मैंने इतने क्वेश्चन बना लिए हैं कि ये फार्मूले सारे हमको याद हो चुके हैं। कि जैसे शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, इधर जैसे बेलन का है πr²h। तो ये सारे फार्मूले हमें याद है दोस्तों, हम कहीं से देख के नहीं लिखते हैं दोस्तों। वैसे ही आपको भी याद रखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ एग्ज़ाम में। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।